नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की धारा 11 ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि अधिनियम के तहत बच्चे की शादी करना अपराध है। हालांकि किसी भी मामले में केवल एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। अधिनियम की धारा 11 बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए दंड प्रदान करती है, जबकि अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि सीआरपीसी में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बेटे को उसके माता पिता के खुद के बनाए घर से बेदखल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बेटा ये दावा नहीं कर सकता कि उसके माता पिता ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जस्टिस रोहित देव ने कहा, रूढ़िवादी भारतीय समाज में एक बेटे से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो अपने वृद्ध पिता को धोखेबाज कहे या फिर ये आरोप लगाए कि वृद्ध माता पिता ने मानसिक संतुलन खो दिया है। आरोप है कि वृद्ध माता पिता पर शारीरिक हमला किया गया। इसके साथ ही दूसरे बेटे पर भी हमला किया जाता है और आगंतुकों को घर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बाल कल्याण समिति CWC द्वारा दायर रिपोर्ट और संबंधित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने की अनुमति दी। जस्टिस राजशेखर मंथा ने संबंधित लोक अभियोजक पश्चिम बंगाल को संबोधित CWC द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें ये कहा गया था कि नाबालिग पीड़ित लड़की ने गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की इच्छा व्यक्त की थी। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नाडिया सहित 6 अधिकारियों ने भी नाबालिग लड़की की इच्छा की सत्यता की पुष्टि की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत नियोक्ता पर समय के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान करने और ग्रेच्युटी के भुगतान की देरी पर ब्याज का भुगतान करने का स्पष्ट आदेश है। जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त लेक्चरर की ग्रेच्युटी और 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ग्रेच्युटी को गलत तरीके से रोकने के लिए 9% पर ब्याज के साथ 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा ने बुधवार को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में एडवोकेट गोवर्धन सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को वापस ली। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया स्थगन स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है, सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक वकील से रिश्वत लेने में जस्टिस ढड्डा के अशर की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी। उक्त अपील में ट्रायल कोर्ट के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ का विचार था कि चूंकि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, तो 5 मई को अपीलों पर सुनवाई से पहले उसी के परिणाम का इंतजार करना उचित होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया, जिसने फर्जी SC समुदाय प्रमाण पत्र जमा करके रोजगार प्राप्त किया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारी पेंशन लाभ के केवल 40% के लिए पात्र होगा और कर्मचारी द्वारा किए गए PF योगदान को छोड़कर ग्रेच्युटी, DCRG और इसी तरह के अन्य टर्मिनल लाभों के लिए पात्र नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव से बिहार में शराबबंदी कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने काजल कुमारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। शराबबंदी कानून के तहत की गई कार्रवाई में अब तक जेल जा चुकी महिलाओं
और 18 से 25 साल के युवाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। दरअसल कोर्ट बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30A के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद काजल कुमारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में खरगोन जिले के एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की संपत्ति कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने के कारण उसके खिलाफ प्रतिशोध लेते हुए राज्य ने ध्वस्त कर दी थी। जस्टिस प्रणय वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में ये मामला बनाया गया था कि राज्य के अधिकारियों ने एक विशेष समुदाय से संबंधित होने के कारण उसके खिलाफ प्रतिशोध के कारण उसकी संपत्ति में तोड़फोड़ की। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।